स्टेबल करियर, ये सच में एग्जिस्ट करता है या कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है? यस, इट इज़ एन इल्यूजन, बहुत ही डेंजरस इल्यूजन है। स्पेशली जिन टाइम्स में आज हम हैं, एआई डिस्टरप्ट कर रहा है, द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट। स्टेबिलिटी एक परसेप्शन है सिर्फ। तो एक इंसान के पास में अच्छी वो जो सैलरी है, सब कुछ है, गाड़ी वाड़ी, फैमिली भी, तो आपके एक्सपीरियंस में ये डिस्कनेक्ट क्यों होता है? डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज फ्लॉड इन द करंट सोसाइटी। किसी को प्लीज करने के चक्कर में इन दिस जॉब सेक्टर हम कहीं ना कहीं अपनी क्यूरियोसिटी लूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना एक विजन लूज कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली, स्पेशली इन इंडिया, बाकी दुनिया से। जितने भी ये सरकारी मुलाजिम हैं, दे आर लाइक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स अपने एरिया के। हम लीडर्स क्यों नहीं बना पा रहे? आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? इंडिया एज अ कंट्री, हमारी आईक्यू बहुत अच्छी थी जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। उनको चाहिए थे वर्कर्स, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फैक्ट्री मॉडल पे बना दिया गया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर लो, कहाँ हम गेन कर रहे हैं और कहाँ हम लैग कर रहे हैं एज अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड की आंखों में सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन देश के अंदर जो चल रहा है वहाँ पर डेफिनेटली आई फील दिस लीडरशिप हैज अ लॉन्ग वे टू गो। सब लोग बोलते हैं कि वही फ्यूचर प्रूफ करियर बनाओ, ये कॉन्सेप्ट है क्या या एक मिथ है? फ्यूचर सिक्योर करियर कैसे हो सकता है जब फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल? What exactly is job security? The moment you sign up to come to a corporate world, that very moment आप जॉब इनसिक्योरिटी के लिए भी साइन अप कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में ना, आर दे रियली गोइंग द ग्रोथ और द पैकेज? मिक्स ऑफ बोथ है। पैसा बढ़ाने का जो जुनून पहले 10 साल में होता है वो ज़्यादा होता है, बट जैसे ही आपका एक्सपीरियंस वर्क 10 से 12 साल होता है, आप ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हो जाते हो। ये नेक्स्ट 30 इयर्स में क्या चेंज होने वाला है इन द फील्ड ऑफ जॉब एंड एआई? बी अ जनरलिस्ट, बिकॉज स्पेशलाइज्ड जॉब्स एआई विल टेक ओवर नाउ। एआई का एक बहुत बड़ा एक सो कॉल्ड फियर है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। डोंट compete with AI, but use AI to compete. आपने सुना होगा, एक अच्छी नौकरी लो, सेट हो जाओ, बट क्या ये सच है? 20 साल का कॉर्पोरेट करियर और एक दिन रियलाइज हुआ स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है। आज हम बात करेंगे करियर, आइडेंटिटी और वो डर जो हम कभी बोलना नहीं चाहते। आज हमारे साथ हैं फिर से मनी जैन मैम, और एक कॉन्वर्सेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेट्स बिगिन। वेलकम बैक मैम, कैसे हैं आप? All good, Sarthak. Thank you for having me again. I'm excited to be part of your podcast one more time. आई एम श्योर कहीं ना कहीं उस लास्ट पॉडकास्ट के बाद में कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी। कहीं ना कहीं आपका जो भी एसोसिएट्स हैं या आप जहाँ पे सिखाते हैं उनके करियर में उनको हेल्प की होगी। Absolutely, उसी के लिए ही, वही मेरा लाइफ पर्पस है, लोगों की हेल्प करना, लोगों के करियर्स में हेल्प करना, लोगों को लीडर्स बनाना, यही अब मेरा काम है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, एक इंसान है जो 20 साल से कड़ी मेहनत कर रहा है, अच्छा उसने नाम कमाया और सुबह जाता है, ऑफिस जाता है, शाम को सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अचानक एक दिन आता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, ठीक है? तो ये जो वर्ड है स्टेबल करियर, ये सच में एग्जिस्ट करता है या कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है इस दुनिया में? आई एम सो ग्लैड सार्थक आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आपके सवाल में मुझे 2 कीवर्ड्स मिले हैं, एक है स्टेबल और दूसरा है करियर। सो शॉर्ट आंसर बोलूँ तो यस, इट इज़ एन इल्यूजन, बहुत ही डेंजरस इल्यूजन है। क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया कि आप स्टेबल हैं, उस दिन ये मान लीजिए कि आपकी ग्रोथ भी रुक गई। स्पेशली जिन टाइम्स में आज हम हैं, एआई डिस्टरप्ट कर रहा है, द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट। स्टेबिलिटी एक परसेप्शन है सिर्फ, इससे ज़्यादा अब उसकी वैल्यू नहीं रही। इनफैक्ट यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने मेंटीज़ को बताती हूँ कि आज के टाइम पे डोंट फॉलो स्टेबिलिटी, फॉलो रेलेवेंस। एवरी सिंगल डे आस्क योर सेल्फ 3 questions. The first question is, am I adding value? क्या जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है? सेकंड, क्या उससे मुझे कोई लर्निंग मिल रही है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज, क्या इस लर्निंग की वजह से मुझे ग्रोथ मिल रही है? सो द पॉइंट हियर इज, स्टेबिलिटी को छोड़ो, रेलेवेंस को अपनाओ। दैट इज द मंत्र फॉर टुडेज करियर।
बट आपको क्यों लगता है कि ऐसे लोग अपनी जॉब लूज़ करने से क्यों डरते हैं? मतलब कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी कनेक्टेड होती है, जहाँ उनको लगता है कि यार मैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स ने काम किया अपने लाइफ के अंदर, बट व्हेन द रिटायरमेंट कम्स उनको लगता है कि यार मुझसे अब कुर्सी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, वो जो एक अटैचमेंट है बहुत बड़ा कि सब नौकर चाकर सब कुछ है आपके पास में, लेकिन जब आप रिटायरमेंट के पास में आते हैं तब आपको वो दुख दुख कोई फील होती है कि भाई मुझे कोई सलाम ठोक रहा है तो भाई ये सीट को सलाम कर रहा है, बट जब मैं रिटायर होऊंगा 2 महीने बाद, उसके बाद में क्या, सब रियलिटी चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में आप इसको कैसे देखते हो, कैसे समझाओगे उन लोगों को जो शायद अभी 1-2 महीने में सपोज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हाँ वेरी अटैच टू देयर पोस्ट सर्विसेज, एंड कि उनको ये छोड़ना, उनको ये समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, सुने भी हैं कि जो एक वो एक कहीं ना कहीं जब रिटायरमेंट के बाद में वो एक कहीं ना कहीं इतने इमोशनली वीक हो जाते हैं करेक्ट। कि उनको लगता है कि सुबह 9 बजे उठ के मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ, किसको फ़ोन करके, या किसको एक फ़ोन पे जो पहले 10 लोग आ जाया करते थे अब नहीं आ रहे कोई। तो जो एक चीज़ है, जो एक मेंटल आपका एक बैटल चलता है, उसको आप कैसे देखते हो? एब्सोल्युटली सार्थक। सो जब आप अपना करियर बनाते हैं तो लाइफ एक स्टोरी की तरह चलती है। आप पहले 20-22 साल एकेडमिकली मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर अपनी पसंद की जॉब ढूंढने में उसमें मेहनत करते हैं, एंट्रेंसेस देते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर उसमें स्टेबल होते हैं, और धीरे धीरे स्पेशली अगर आपकी जॉब में बहुत पावर और इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन आपको होने लग जाती है। सो आई कैन इमेजिन जिस इंसान ने अपनी लाइफ के 30 से 40 साल इन्फ्लुएंस और पावर के साथ निकाले हैं, वो जब एकदम से रिटायर होता है तो उसके लिए ये मानना कि ये पावर और इन्फ्लुएंस मेरे से ना जुड़कर मेरी पोजीशन से जुड़ा है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। जो जिसको समझ आ जाए उसको तो इजीली समझ आएगा, और जिसको नहीं समझ आएगा उसको डेफिनेटली विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जी, इसका मेरी समझ में तो एक ही तरीका है, जिसे कहते हैं प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। आप क्या हैं और आपकी वजह से और आपकी पोजीशन की वजह से आप क्या पा रहे हैं, ये 2 अलग बातें हैं। Who you are is very different from what you are. एग्जैक्टली। जी, अगर आप ये डिफरेंस समझ सके तो आपकी ज़िंदगी में मेंटल क्लटर और केओस से आप दूर रहेंगे, एंड इन फैक्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ भी इजीली एंजॉय कर पाएंगे। इफ़ नॉट देन माय फ्रेंड, आई थिंक ऐसा इंसान हो सकता है बहुत ही स्ट्रेसफुल और डिप्रेस्ड रिटायरमेंट लाइफ स्पेंड करेगा। एग्जैक्टली। जी, क्योंकि ये ना ऑन अ ह्यूमन टच, मतलब हम जब सुनते हैं बात तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई इंसान इतने साल से आगे पीछे उसके सारे नौकर चाकर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, लाल बत्ती है, सब चीज़ें हैं, बट जो हमें भूख है ना, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके ऐसा है कि भाई ये जो इंसान की भूख है ये एक टाइम पे आके ना उसी को खाने स्टार्ट करती है। अगर आप इसको उस वर्ड्स या उस फेज़ में देखो तो एक जो पावर की भूख है वो ही एंड में आके हमें को दोबारा रिवर्ट करता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा घूम फिर के, मतलब साइकिल सर्कल वाली बात है, वो कंप्लीट हो रहा है वो। तो ऐसा हमने सुना है तो हमने कहा भी ये एक बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ है, लोग इसको समझते नहीं है जब तक उनके पास में आता नहीं। और ये पॉइंट मैंने भी अपने पर्सनल सर्कल में देखा है, तो मुझे एंड जो आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ये सिर्फ रिटायरमेंट, वो लोग जो इन्फ्लुएंस से रिटायरमेंट होते हैं उनके लिए भी नहीं रेलेवेंट, ये उन सब के लिए भी रेलेवेंट है जो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं, बहुत सारी स्पॉटलाइट एंजॉय करते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आर नोवेयर टू सी। जो सडन स्पर्ट ऑफ हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं जो आजकल चल रहा है कि मुझे कितने व्यूज़ आए, और एकदम से आपका चैनल कभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कहीं ना कहीं गलत हो गई। वी सीन हाउ इट वेंट विद बियर बाइसेप्स, और एकदम से जब वो इन्फ्लुएंस या वो नेगेटिविटी आती है या कई चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाती हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। सो व्हाट यू आर टॉकिंग इज़ एक्चुअली पर्कोलेटिंग, उस एस्पेक्ट में भी पर्कोलेट होता है कि जब वो चीज़ छिन जाती है तो आप उससे कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। एक चीज़ और देखी गई है मैम कि जैसे अगर आप एक
कॉर्पोरेट लीडर हैं, समझाते हैं, उन सब में सेमिनार्स देते हैं, सब चीज़ें। उन्हीं से मेरा एक सवाल अभी जहन में आया कि एक सपोज एक इंसान के पास में अच्छी वो जो सैलरी है, सब कुछ है, गाड़ी वाड़ी, फैमिली भी ठीक ठाक, सब कुछ, वो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ब्रैकेट में फिट होता है, लेकिन अंदर से काफ़ी एम्प्टी है, ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंस में ये डिस्कनेक्ट क्यों होता है? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग जो हाईली सक्सेसफुल हैं, आप मानेंगे लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ भी किया है, बहुत पैसे भी कमाए हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को लीड किया है, बट कहीं ना कहीं एक वैक्यूम सा फील शायद इसलिए होता है क्योंकि दे रिलाई मोस्टली ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। मतलब मेरे पियर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव्स मेरे स्टेटस के बारे में क्या सोचते हैं, मेरा नेटवर्थ अब तक कितना हो चुका है, मेरा सर्कल उठना बैठना किन तरह के लोगों में है। ये जो हमारे को एक्सटर्नल वैलिडेशन है, जो बाहरी खुशियां हैं जिनके साथ हम अपनी हैप्पीनेस जोड़ लेते हैं कि अगर ये होंगे तो मैं खुश होऊंगा, और अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। बहुत बड़ा इसका रीज़न ये भी है बिकॉज ज़िंदगी की क्वेस्ट में, चाहे आप करियर मान लीजिए, चाहे बिजनेस मान लीजिए, किसी भी क्वेस्ट में हम हैप्पीनेस को इंटरनलाइज करना भूल चुके हैं। छोटी छोटी बातें जो हमें सच में खुशियाँ देती थी वो हम बहुत पीछे बचपन में छोड़ चुके हैं, और इंटरमिटेंटली अपनी ज़िंदगी में हम स्टेप बैक करके पूछते भी नहीं हैं अपने आप से कि क्या मैं खुश हूँ। खुशी की डेफिनेशन ही हमने एक्सटर्नलाइज कर दी है। पैसा है, मैं खुश हूँ, पावर है, मैं खुश हूँ, अच्छी से अच्छी गाड़ी है, मैं खुश हूँ, मेरी बीवी बच्चे फॉरेन घूम रहे हैं, अच्छे महंगे कपड़े में, मैं खुश हूँ, मेरे रिलेटिव्स मेरी बहुत आदर सत्कार करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज फ्लॉड इन द करंट सोसाइटी। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज़ का कनेक्शन फील हुआ यहाँ पे कि जैसे कि क्या होता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की बात कर रहे हो आप, तो ये कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग भी तो साथ साथ चलती है। मतलब अगर हम पीपल प्लीज़र हैं, कोई इंसान पीपल प्लीज़र है कि भाई वो क्या सोचेगा, तो और स्पेशली अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें, जो नई लड़कियां शादी करके आती हैं, उनके तुरंत दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि मेरे को सब चीज़ें अच्छी करनी है, ये मेरे को ये मतलब मदर इन लॉ के लिए इतना करना है, मेरे को फादर इन लॉ के लिए, हस्बैंड के लिए, ये सब सीख रही है। तो ये जो पीपल प्लीजिंग का जो एक हम इंसानों के अंदर जो एक कीड़ा है, और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है फिर हमारे जो आपने बताया जॉब प्रोफाइल स्ट्रक्चर के अंदर भी। ये इसको आप कितना सच देखते हो, मानते हो? तुम्हारी बात सुनकर ना मुझे एक बचपन में कहानी पढ़ी थी वो याद आ गई। उस कहानी में क्या था कि एक बाप बेटा थे और उनके पास एक गधा था। तो पहले बाप बेटा पैदल चल रहे थे, तो गधा ऐसे ही चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे तुम गधे का यूज़ नहीं कर रहे हो, इसको यूज़ तो करो अगर इसको पाला है। तो बाप ने कहा, बात तो सही है बेटा, तू चढ़ जा इसके ऊपर। थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो लोग कहते हैं, अरे बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और तू इसकी सवारी कर रहा है, ये क्या बात हुई? तो बाप कहता है, ये भी बात सही है, ऐसा कर तू पैदल चल और मैं गधे पे बैठता हूँ। फिर आगे गया, कहता छोटे बच्चे को चला रहा है और खुद बैठा हुआ है। तो फिर बाप सोचता है, अरे किसी का भला नहीं हो रहा, तो चलो हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। उसके बाद बेचारे गधे के ऊपर दो इंसान। तो फिर वो आगे जाता है, लोग कहते हैं, हो गधे की कितनी दुर्दशा, दो लोग इस पे बैठे हुए, बेचारे का क्या हाल है। तो बाप कहता है, सही है, ऐसा करते गधे को हम उठाते हैं। तो बाप ने गधे को पैरों से बांधा एक रॉड पे, एक डंडे पे, और बाप और बेटा उसको लेके चलने लगे। इतने में रस्सी खुल गई और जब वो ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे, गधा पानी में गिर गया, नदी में गिर गया और डूब के मर गया। सो ये कहानी हमें पीपल प्लीजिंग ही सिखाती है, दैट यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन। इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्लीज एवरी वन, यू एंड अप प्लीजिंग नो वन। Exactly. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली ट्रू। जितने भी लोग पीपल प्लीजिंग में जुड़े हुए हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल। पैसिव लोग होते हैं, सिंपल सी बात है, जो जिनको ना अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी आती है,
ना अपने एक्सप्रेशन, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना आता है, ऐसा कुछ भी करना नहीं आता। और पीपल प्लीजिंग के चक्कर में कि मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं गलती से भी, उस चक्कर में इवेंचुअली दे बिकम द डोर मैट्स इन एवरी रिलेशनशिप। आप कॉर्पोरेट में देखें या बाहर देखें, मैं तो कॉर्पोरेट में ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको टीम में भी डोर मैट की तरह यूज़ किया जाता है। और इसका इलाज यही है, जो इंसान खुद के लिए खड़ा है वो ही इंसान आगे बढ़ सकता है। ये वाली स्टोरी बहुत ही अच्छी बताई आपने। मैं इसको अगर रिलेट करूँ किसी चीज़ के साथ में, कि अगर हम कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, हम किसी ना किसी को प्लीज़ कर रहे हैं हर जगह पे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे कि जिससे किसी से काम निकालना है तो हमें उसको कहीं मीठी छुरी देनी पड़ रही है। उसको कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मक्खन लगा रहा है, कहीं ना कहीं खुश करने के लिए काम कर रहा है, या उसको वो खुश रहे तो मैं चलिए पीछे से कर देता हूँ। जो भी चीज़ें हैं, किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में इन द गवर्नमेंट, इन दिस जॉब सेक्टर, हम कहीं ना कहीं अपनी क्यूरियोसिटी लूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना एक विजन लूज़ कर रहे हैं, एक क्रिएटिविटी, आर्ट, स्किल्स, जो भी वो सब चीज़ें लूज़ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, या ये एक एंडलेस साइकिल है? सो सार्थक, आपके इस बात के ना 2 पार्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो है गवर्नमेंट सेक्टर वाली बात जो आपने की है ना। गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली, स्पेशली इन इंडिया, बाकी दुनिया से। मतलब कहने की बात ये है कि जितने भी ये सरकारी मुलाजिम हैं जो अपनी पावर पोजीशंस पे बैठे हैं, दे आर लाइक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स अपने एरिया के। वो मान लेते हैं कि हम भगवान हैं इस काम के लिए। अब भगवान को तो माना जाता है ना, चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता है तो उसका तो कॉन्टेक्स्ट पीपल प्लीजिंग से रिलेटेड है ही नहीं है। मुझे लगता है कि पीपल प्लीजिंग एक अलग चीज़ है, यहाँ पर एक सिस्टम बन गया है कि यही तरीका है काम निकलवाने का। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे पार्ट की, कि पीपल प्लीजिंग विल इट लीड टू एंड ऑफ क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी। आई थिंक दोनों बातें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। मैं ये कहूँगी, पीपल प्लीजिंग को अगर हम अपनी डिक्शनरी में से हटा दें, जैसे आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है कि पीपल प्लीजिंग आज के टाइम में ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, मैं इसे दूसरी तरह देखना चाहूँगी। आई वुड नॉट लाइक टू फ्रेम इट एज पीपल प्लीजिंग। व्हाट अबाउट रैपो बिल्डिंग, जहाँ पर आप ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। जब आप सही में ह्यूमन नेटवर्किंग विथ सम सोशल इंटेलिजेंस करते हैं, दैट इज़ व्हेन जब आपका काम ईजी तरीके से निकल लेना चाहिए। अगर आपने किसी कॉर्पोरेट में काम किया है तो आप देखेंगे एक इंसान है हु इज़ सो लाइकेबल, दिस पर्सन हैज़ अ करिश्मा। उसके साथ हर कोई बात करता है, उसके साथ हर कोई ब्रेक पे भी जाना चाहता है, और उसका कोई अटका हुआ काम कोई रोकता नहीं है, फटाफट निकलता है। विज़ देयर इज़ अनदर वन जिसको कोई बात करके राज़ी नहीं है। डिफरेंस दोनों में आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ पीपल प्लीजिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग जब हम कहते हैं वो फेक होता है। एज ह्यूमंस मुझे कोई एक बार फेक कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन तीसरी बार मैं पकड़ लूँगी। ये एक नेचुरल नैक है जो हम सब में है, भगवान ने हम सबको दिया हुआ है। हम फेक लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। द मोमेंट मुझे पता चल गया कि तुम सामने वाला फेक है, मैं पीछे हट जाऊँगी। लेकिन यहीं अगर मैंने ऑथेंटिकली रैपो बिल्डिंग अच्छे तरीके से की है, with a deeper sense of purpose of developing human relations, तो गेम सारी आपके फ़ायदे में आ जाती है। बात ये है, और हमें ना किसी ने कभी सिखाया नहीं एकेडमिकली कि रैपो बनाते कैसे है। और लीडरशिप की जब हम बात करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है आगे बढ़ने के लिए। चलो, आपने लीडरशिप की बात करी है, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ वो चीज़ लैक कर रहे हैं कि हम लीडर्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। अगर हम वो लीडर्स की बात करें, बहुत सारे धुरंधर बाहर बैठे हैं, इंडिया में भी होंगे, हैं, बट ऐसा क्यों है कि भाई हम आज भी सिर्फ और सिर्फ 5 ही वो चीज़ों में बटे हुए हैं, कि 5 ही हमें लाइन दी जाती है बच्चे को कि भाई या तो वो अपना
टीचर बन जाए, टीचर या ये आपके बैंक में, या डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, या पुलिस में चले जाए, ये 5-6 जो चीज़ें दे रखी हैं, हम लीडर्स क्यों नहीं बना पा रहे? आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? बहुत ही अच्छा सवाल है सार्थक। एंड इसका जवाब देने के लिए हमें कम से कम 200-250 साल पीछे जाना पड़ेगा। ओह, तो बहुत लंबा पॉडकास्ट चल जाएगा हमारा। सो द फ्लॉ इज़ नॉट कि आज क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, इसकी जड़ें ब्रिटिशर्स ने डाल दी थी। इंडिया एज अ कंट्री, हमारी आईक्यू बहुत अच्छी थी जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, पर आकर उन्होंने देखा, और उसी समय आता 17वीं शताब्दी के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, उनको चाहिए थे वर्कर्स। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फैक्ट्री मॉडल पे बना दिया गया। हमारे, जब आप और मैं हम स्कूल में थे, सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी, सारे सब्जेक्ट्स एक जैसा परफॉर्म बच्चों को करना पड़ता था, उतना ही प्रेशर हर सब्जेक्ट में एस करने के लिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो यू आर अ कंप्लीट फेलियर, ऐसे टैग्स दिए जाते हैं। आज थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, बट जब शायद हम और आप पढ़ रहे थे तब ऐसा नहीं था, और कहीं ना कहीं हमें एक रैट रेस के लिए तैयार कर दिया गया। मतलब वी बिकेम वेरी गुड वर्कर्स, एग्जीक्यूटर्स। हमें काम कोई बोल दे तो हम काम अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं काम को सोचना, कोई विजन रखना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैसे ही हमने बच्चे ही तैयार करने बंद कर दिए थे। किसी भी कंट्री का अगर देखा जाए कि वर्कफोर्स कैसा है, गो बैक टू इट्स एजुकेशन सिस्टम, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। आपको क्या लगता है आज के टाइम में कहाँ हम गेन कर रहे हैं और कहाँ हम लैग कर रहे हैं एज अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करो तो? सो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। लीडरशिप वर्ड की अगर हम बात करें, तो जब आज से 10 साल पहले मैं पूछती थी कि लीडर का क्या मतलब होता है, तो लोग कहते थे पोजीशन, आप किस पोजीशन पे हैं या आप कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तब आप लीडर बन जाते हैं। आज मुझे थोड़े से डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। द काइंड ऑफ आंसर्स आई गेट इज दैट लीडर मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल, लीडर मीन्स बीइंग अकाउंटेबल। सो ये जो शिफ्ट आया है, ये बहुत ही बढ़िया शिफ्ट है। अगर मैं इंडिया की जियो पॉलिटिक्स में भी बात करूँ, आई थिंक वी आर, मतलब जियो पॉलिटिक्स में कैसे कह सकते हैं, लीडरशिप बहुत अच्छा काम कर रही है डिप्लोमेटिकली। हम हर कंट्री के दोस्त हैं, इनसाइड आउटसाइड सब। हाँ, सब हमारे को हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। बट दिस गवर्नमेंट, एज यू सेड, आई पिक द वर्ड्स इनसाइड आउटसाइड, एंड आई लाइक टू मेंशन समथिंग। मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आउटसाइड तो बहुत काम कर रही है, बट इनसाइड उतना नहीं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। इनसाइड एक लड़का किसी आर्टिफिशियल पॉन्ड में 2 घंटे के लिए तड़पता है और इवेंचुअली मर जाता है। कोई बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पोल से चिपक के मर जाता है। कोई है जो खड्डे में गिर के मर जाता है। औरतों की सेफ्टी इस कंट्री में जो हाल है हमें पता ही है, लॉज आर नॉट इनफ। तो जो विद इन इंडिया इनसाइड हैं उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आउटसाइड इंडिया, इफ़ आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड आई हैव अ प्रॉब्लम और मुझे देश वापसी चाहिए, तो हमारी सरकार पूरी मेहनत करती है उसे वापस लाने में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गैप है। जहाँ पर इंडिया की इमेज का सवाल है वर्ल्ड की आंखों में, वहाँ पे तो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन देश के अंदर जो चल रहा है वहाँ पर डेफिनेटली आई फील दिस लीडरशिप हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एक टर्म पिछले काफ़ी सालों से आफ्टर कोविड बड़ा फेमस हो गया था, बर्नआउट। हर जगह चल रहा है बर्नआउट। आप यूट्यूब खोलो, काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगे आपको कि भाई कैसे आप कोप अप करो वगैरह। आप एग्जैक्टली समझाओ कि भाई बर्नआउट क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम उस लूप से बाहर निकलें कि भाई एग्जैक्टली ये बर्नआउट नहीं है। जो लोग एक मिसलीडिंग, एक कहीं ना कहीं उनके पास में इंफॉर्मेशन भी है कि भाई अगर 6 घंटे के साथ वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको वो ओवरवर्क ना मतलब मानते हुए बर्नआउट, जो भी चीज़ें हैं थोड़ा क्लियर करो इसका।
अच्छा सवाल है सार्थक, लेकिन मुझे एक काउंटर सवाल पूछना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, पॉडकास्ट करना और ये क्रिएटिव काम करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें बैक टू बैक दिन में 4-5 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हें 14 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा, तो तुम कर लोगे? जी जी। और उसके बाद जब घर जाओगे वापस तो बर्नट आउट होगे, थके हुए होगे, कि तुम्हारा एनर्जी ठीक होगा? एनर्जी ठीक होगा, गिरेगा नहीं बट ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि पसंद है मेरे को चीज़ें, मुझे सब एग्जैक्टली हाँ क्योंकि आपने वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है। बर्न आउट तब होता है जब आप वो काम करें जो आपको पसंद नहीं है या कम पसंद है। आप जब भी कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपकी आत्मा खुश होती है, उसमें बर्नआउट कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जी जी जी। और आज की डेट में सबसे बेकार एडवाइस जो आजकल है, जो मैं सुनती आ रही हूँ, फॉलो योर पैशन। इट इज़ सच अ बैड एडवाइस टू गिव, कंप्लीटली डिजास्ट्रस। जिस इंसान के पास EMI है देने को, जिस इंसान को अपने बच्चे पालने हैं, जिस इंसान के पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है और वो सिंगल अर्नर है अपनी फैमिली का, उसको आप ये एडवाइस देंगे कि फॉलो योर पैशन क्योंकि तू बर्न आउट हो रहा है? कंप्लीटली स्टूपिड एडवाइस। व्हाट आई से इज, पैशन एक डिफरेंट बॉल गेम है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट फाइंड योर अलाइनमेंट इन योर करंट वर्क। आपको कहाँ अलाइनमेंट मिलती है अपने काम के अंदर, वो ढूंढिए जिससे बर्नआउट आपका रिड्यूस हो जाए या चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं तो अपने काम में ढूंढिए कि आप क्रिएटिविटी कहाँ लगा सकते हैं। अगर आप पीपल्स पर्सन हैं तो अपने काम में ढूंढिए कि आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मशीन्स, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, इन सब में रुचि है तो अपने काम में ढूंढिए कि आप ऑटोमेशंस, वर्कफ्लोज कैसे बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। सो फाइंड अलाइनमेंट इन योर ओन वर्क। माइक्रो अलाइनमेंट, बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो छोटी सी माइक्रो अलाइनमेंट आपको फुलफिलमेंट देगी, बर्नआउट से बचाएगी। शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे पाई। जी। अगर कोई हमारा पॉडकास्ट कोई जेनजी देख रहा है, कोई यंग बच्चा देख रहा है, उसको आपको समझाना है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 3। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और सेल्फ अवेयरनेस हो गया। इन तीनों में से आपको उसको समझाना है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या होना चाहिए, वो क्या होगा इनमें से। तो सार्थक, मैं ना चाहूँगी कि मेरी तरफ से एक तुम फेरारी गाड़ी ले लो, बट उसमें स्टीयरिंग नहीं होगा, तो गाड़ी चला पाओगे? नहीं। बेस्ट गाड़ी दी है तुम्हें मैंने, सबसे बढ़िया गाड़ी, सबसे अच्छी स्पीड भी पकड़ती है, बट स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा। दैट इज़ एग्जैक्टली आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना स्किल्स और एक्सपीरियंस का क्या मतलब। इट स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस। तो लेट्स से पहले समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आता है। देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स और बाकी स्पीशीज़ में सबसे बड़ा अंतर है कॉन्शियसनेस का। वी आर कॉन्शियस बींग्स, मतलब कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, मतलब हम जानते हैं कि हम क्या हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें मुझे एनर्जाइज करती हैं, कौन सी चीज़ें मुझे डिप्लीट करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है। बट लेट्स से आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है, और आप चल पड़े स्किल्स की तरफ, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, और सीख तो लिया लेकिन समझ ही नहीं है कि व्हाट वर्क्स फॉर मी। मुझे जिस तरह भगवान ने बनाया है, मुझे किस तरह के स्किल्स में अगर मैं एक्वायर करूं तो उसमें मैं परफॉर्म कर पाऊं, उसमें मैं एक्सपर्ट बन सकूं। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, और आएगा भी तो वो आधा अधूरा होगा। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक फैमिली है, मैं देख रही हूँ, उनमें 2 बहनें हैं। बड़ी बहन थी, उसका शुरू से ड्रीम था मुझे डॉक्टर बनना है, बन भी गई। और छोटी बहन थी, उसको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो माँ बाप ने कहा चल तू बैंक के एग्ज़ाम्स दे दे। उसने बैंक के एग्ज़ाम्स दे दिए और PO ऑफिसर बन गई।
आज दोनों बहनों को 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। जो डॉक्टर है, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो वही उसकी लाइफ का पर्पस था, उसका गोल था, इतनी हैवी ड्यूटी के बाद भी जब वो घर लौटती है उसके फेस पे स्माइल होती है, थकी नहीं होती। विज़ कॉन्ट्री, जो बहन बैंक मैनेजर थी वो थक जाती है। इनफैक्ट वो तो इंतज़ार कर रही है कि रिटायरमेंट कब आए और कब मैं आराम की ज़िंदगी जी सकूं। और एग्जैक्टली यही डिफरेंस है, जब आप सेल्फ अवेयरनेस के बिना स्किल्स एक्वायर करते हैं और फिर उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मिसअलाइनमेंट आ रहा है। एग्जैक्टली वही है कि आप बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फाउंडेशन रखनी भूल गए। अच्छा, एक टर्म मैं और पूछना चाहूँगा कि भाई ये कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई बच्चा चलो जी IIT में चला गया, फ्यूचर हो गया सिक्योर, फ्यूचर प्रूफ हो गया जी बच्चे का जी, अब नौकरी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सब लोग बोलते हैं कि भाई फ्यूचर प्रूफ करियर बनाओ, मतलब ठीक है, ये एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है क्या या ये एक मिथ है? कैसे आप इसको समझाओगे? गुड क्वेश्चन सार्थक। आई थिंक अगर इसको मैं थोड़ा सोचूं डेप्थ में तो हम कहते हैं कि फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल। ये तो एक चीज़ हम सब मानते हैं कि फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल। सो फ्यूचर सिक्योर करियर कैसे हो सकता है जब फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल? ये तो हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट? सो फ्यूचर सिक्योर career, I don't think so it exists. Future ready career, yes, you can try that. Correct. And उसके लिए भी मैं बात करूँ तो लर्निंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हमारे जब हम छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बच्चों ये सीख लो, एंड हम सीखते थे, फिर वो स्किल हमें कुछ सालों तक ROI देता था एंड वी यूज्ड टू बी हैप्पी, वी यूज्ड टू ग्रो ऑन दैट स्किल, बिकम आवर डोमेन एक्सपर्ट्स बनते थे। और ये अभी ऐसा हो रहा है कि लर्निंग का कोई अंत ही नहीं है। मुझे इतने लोग मिलते हैं, मुझे AI से फोमो हो रहा है, आई एम टेरिफाइड, कितना सीखूं। आई थिंक कि हम कहीं ना कहीं सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट लर्निंग की एक खूबसूरत बात है, लर्निंग जब आप सर्वाइवल मोड में करते हैं तो वो हमेशा शैलो होती है। आपकी लिंक्डइन के ऊपर एक सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा, बट लर्निंग विदाउट प्रेशर, दैट कैरीज डेप्थ, दैट हैज़ द डेप्थ। सो व्हेन यू आर लर्निंग, लर्न विद क्यूरियोसिटी। जैसे अपन 3 इडियट्स में बात करें, 3 इडियट्स में क्या था कि सीखो और उसमें क्यूरियोसिटी अगर हो कि ये मैं क्यों सीख रहा हूँ, वाई, व्हेन यू हैव अ क्लियर आंसर टू दैट वाई, दैट इज़ व्हेन लर्निंग बिकम्स फन। 3 कैरेक्टर थे, अपना फरहान था, इवेंचुअली अलाइंड हो गया था सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, और जो राजू था वो स्टक था क्योंकि उसे पता ही नहीं, और रांचो ऑफ कोर्स ही वाज द नेक्स्ट लेवल, वो एक्सट्रीमली अलाइंड था, एक्सेप्शनली अलाइंड था, बिकॉज उसे इनर क्लैरिटी बहुत हाई थी। और 3 क्या थे, एक ही कॉलेज में है, एक ही प्रोफेसर से, एक ही पढ़ाई है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे हैड डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस एंड लर्निंग, द आउटकम्स वर completely different for all 3 of them. ये तो खाली 3 दोस्तों की बात थी, तो फैमिली में 2 बच्चे सेम नहीं होते, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे अवेयर होते हैं। किसी को लगता है कि मतलब हो जाता है कि भाई 12th के बाद एक क्लैरिटी मिल गई मेरे को करना क्या है। कोई बहुत सारा तक का स्ट्रगल करता है, मैं तो स्ट्रगल भी नहीं करता, मैं तो उसको बोलता हूँ भाई एक जर्नी टू फाइंड योरसेल्फ है वो। नॉट मतलब आई थिंक मतलब जब हम बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं कि भाई लड़का या लड़की स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी स्ट्रगल का पीरियड है। राजपाल यादव की का मैं इंटरव्यू देखा था, कहते भाई व्हाट इज स्ट्रगल क्या है भाई, आप सुबह उठ पा रहे हो, चल पा रहे हो, खा पा रहे हो, ये स्ट्रगल थोड़ी है। स्ट्रगल तो उनसे पूछो कि भाई जो हॉस्पिटल में बैठा है और डॉक्टर ने बोल दिया 2 महीने इसके पास मरने के जीने के लिए, बस जो करना है कर लो। स्ट्रगल तो वो है, अब तुम उठ के दौड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, दैट्स नॉट स्ट्रगल, दैट्स द जर्नी टू फाइंड समथिंग। आई स्वेयर सार्थक, मैं कभी कभी मन में सोचती हूँ कि अगर मुझे ऊपर वाला कहे कि
एक पॉइंट अपनी लाइफ का जहाँ तू वापस जा सके, तो मैं क्या बोलूँगी. तो आई थिंक मैं हमेशा कहूँगी प्लीज़ गॉड टेक मी बैक टू माई 20s. 20. इतना ब्यूटीफुल डेकेड है वो ह्यूमन लाइफ का, और जिसमें हमारे पास हम बड़े हो चुके होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर कम हो चुका होता है, कमाने लग चुके होते हैं, अक्ल आ चुकी होती है, एक्सप्लोरेशन भी चल रहा होता है, एंड हेल्थ ऑप्टिमम पे होती है, एनर्जी ऑप्टिमम पे होती है, हार्मोन्स आपकी साइड पे होते हैं, एंड देयर इज सो मच यू कैन डू इन 20s. सो माई एडवाइस इज, अगर आप 20s में हैं तो प्लीज़ बी अ किलर मशीन. अपने पे तरस मत खाओ, बी ब्रूटल टू योर सेल्फ, बिकॉज दैट दोज 10 years will define next 30 to 40 years of your life. So yes, that's exactly my message to the youth as well. अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि भाई जॉब सिक्योरिटी, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज जॉब सिक्योरिटी? मतलब किसी ने कोई जॉब करी और 2 महीने में रिसेशन आ गया, ठीक है, कोविड आ गया था, देन आज के टाइम पे आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? मतलब द सेफेस्ट, हर एक इंसान चाहता है कि यार मैं रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ रखता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा दिमाग में भी है कि नहीं यार, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के हम लेते हैं, लोग 2 अटेम्प्ट देंगे, भाई नहीं हो रहा मुझसे, प्लान बी, ग्रुप बी में आ जाओ, वहाँ चलो यार ये तो चलो पक्की हो गई ना, अब तो ठीक है. तो ये जो हम भागते हैं सिक्योरिटी के पीछे, ये माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा बताओ. फेयर आस्क सार्थक. सो मुझे ऐसा लगता है कि द मोमेंट यू साइन अप, कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अब गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रही क्योंकि वहाँ तो है जॉब सिक्योरिटी, बट द मोमेंट यू साइन अप टू कम टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, MNCs के लिए काम कर रहे हैं, दैट वेरी मोमेंट आप जॉब इनसिक्योरिटी के लिए भी साइन अप कर रहे हैं. ये माइंडसेट, ये एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए पहले दिन से. मैं ये नहीं कह रही आपके साथ होगा, पर उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी. राइट. सो जॉब सिक्योरिटी इज़ एन ऑक्सीमोरॉन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. और मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने मैं लोगों को जानती हूँ, आज के टाइम में अगर कोई इंसान कभी भी ले ऑफ नहीं हुआ अपने 40 साल के करियर में, और हमेशा जॉब सिक्योरिटी के साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी, अपना करियर काटा है, और उसमें उस बात पे वो, इस पॉइंट पे वो रिटायर हो रहा है, आई थिंक दैट पर्सन इज़ अ वेरी लकी पर्सन. वेरी लकी पर्सन. सो आई गेस जॉब सिक्योरिटी के बारे में हम ना सोचकर, उसके साथ अपने दिमाग की एंग्जाइटी ना बढ़ाकर, अगर हम अपने आप की खुद की रेलेवेंस पे फोकस करें, दैट्स गोइंग टू पे यू मोर. कॉर्पोरेट में ना मैंने एक चीज़ देखा अपने पर्सनल फ्रेंड सर्कल में भी, लोग दे स्टार्ट बाउंसिंग, 2 महीने 3 महीने यहाँ पे, 3 महीने का 2 साल यहाँ करेंगे, फिर 3 साल में शिफ्ट कंपनी दूसरी, फिर दूसरी. आर दे रियली गोइंग आफ्टर द ग्रोथ और द पैकेज? वेल, देयर इज़ नो वन आंसर टू इट. एक आंसर नहीं बनेगा कि ये ग्रोथ ही है कि ये पैकेज है. मिक्स ऑफ बोथ है. इनिशियल सालों में जब इंसान करता है, फर्स्ट 10 years ऑफ हिज करियर, वो मोस्टली पैकेज के लिए करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम बहुत कम पैकेज पे शुरू करते हैं, स्पेशली इंडिया में. अनलेस आप किसी Tier 1 इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हो, जनरली एक एवरेज स्टार्ट मिलता है. तो पहले 10 साल तो वो होड़ बनी रहती है. उसी समय पे जनरली लोगों की शादियां हो रही होती हैं, फैमिली बन रही होती है, तो पैसा बढ़ाने की का जो जुनून पहले 10 साल में होता है, वो ज़्यादा होता है. ये मैंने देखा है एज अ पार्टनर अपने एक्सपीरियंस में. पर जैसे ही आपका एक्सपीरियंस वर्क एक्स 10 से 12 साल होता है, आप ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हो जाते हो. विच मीन्स ऐसा नहीं है पैसा आप अंडरमाइन करोगे, पैसा तो फिर भी इम्पॉर्टेंट है, बट देन यू स्टार्ट आस्किंग बिगर वेरिएबल्स ऑफ योर करियर. बिगर वेरिएबल्स माने, क्या ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्या इसका कल्चर अच्छा है, क्या जिस प्रोडक्ट पे मैं काम करूँगा या जिस डिपार्टमेंट में काम करूँगी उसकी फ्यूचर रेलेवेंस कितनी है, राइट? इस कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी है. ये सब क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढना शुरू कर देते हो पैरेलल टू द मनी. और मैंने बहुत बार देखा है लोगों को अपने पैसे कम एक्सेप्ट करते हुए. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 2 से 3 ऑफर लेटर्स हैं,
तो मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि लोग कम ऑफर भी एक्सेप्ट करते हैं जब उनको दिखता है कि जिस कंपनी में वो जा रहे हैं उसका ब्रांड वैल्यू बेटर है, उसका कल्चर बेटर है, वहाँ पे जो काम मिलेगा वो बेटर है। तो ऐसा मैंने देखा है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट 10 years में ज़्यादा पैसा इंसान सोचता है, उसके बाद हम ग्रोथ और करियर स्टेबिलिटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। एंड स्टेबिलिटी itself, it's losing its meaning now, but just to quote. चलो एक फास्ट रैपिड फायर करता हूँ आपके साथ। हाँ, जॉब या बिजनेस? business now. पैशन या स्टेबिलिटी? Passion after stability. ओके, मनी या मीनिंग? Meaning with money. सेफ लाइफ या फुल पोटेंशियल? Full potential. हाँ, ये आपने लास्ट के दो ना बिल्कुल वो बोला है। वाई मीनिंग? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मनी या मीनिंग को। देखो, मनी तो टेररिस्ट भी बहुत कमा रहे हैं, है ना। अंडरवर्ल्ड सारा मनी पे ही डिपेंड कर रहा है, पैसे पे डिपेंड कर रहा है। आज जो हम सुन रहे हैं इतना आइपस्टीन फाइल्स और ये सब पावर और मनी का ही तो गेम है, बट मीनिंग है क्या उसमें? सो मनी विदाउट मीनिंग इज़ नथिंग। स्पेशली अगर आप उस वैल्यू सिस्टम से आते हैं जहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि कर भला तो हो भला, तो जब तक आप वो नहीं कर रहे और उसके बिना पैसा कमा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस पैसे का कोई मीनिंग भी है फिर। एक और चीज़ ना काफ़ी ट्रेंड में है, लोग बहुत बोलते हैं कि अपस्किल करो, ठीक है। हाँ, आपका एक नया दुश्मन आ गया है इस जहान में, AI। कोई तो उसको AI बोल रहा है, अम्मा बता रहा है, कोई क्या चल रहा है दुनिया के अंदर को समझ नहीं आ रहा भाई। हर सेकंड कंटेंट क्रिएटर ये बोल रहा है कि अपस्किल, ठीक है। ये आपका बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप ये AI से कुछ चीज़ें नहीं सीखोगे, कुछ अपने एड ऑन्स नहीं करोगे तो आपकी जॉब खतरे में है। क्या चीज़ें हैं ये जो एक एंग्जाइटी का एक लूप क्रिएट कर दिया गया है, इसको थोड़ा आप वॉश करो कि भाई एग्जैक्टली किसी इंसान को, वी नो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हमें नए नए टूल्स एक्सेप्ट करने चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हैं, जो एक बड़े एस्पिरेशंस लेके बैठे हैं कि अपने को बड़ी MNCs में जाना है या अपने को आपके अलग अलग सेक्टर्स में काम करना है। और वहाँ पे जब AI का एक बहुत बड़ा एक सो कॉल्ड फियर है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। देखो, द फियर ऑफ AI इज़ फॉर रियल। मैं आए दिन बहुत लोगों से बात करती हूँ जिन्हें AI एंग्जाइटी होगी। अपस्किलिंग एंग्जाइटी अब सिर्फ AI एंग्जाइटी ऑनेस्टली बन के रह गई है। AI के देखा जाए तो बहुत से टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, 500 से ऊपर टूल्स होंगे। 500 से ऊपर टूल्स लर्न करने नॉर्मली एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। AI से हम compete भी नहीं कर सकते। वी कैनॉट वर्क लाइक AI। हमारा ह्यूमन ब्रेन AI की स्पीड और उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से काम ही नहीं कर सकता। सो ये 2-3 चीज़ें अब हमें मान लेनी चाहिए। सब AI में क्या सीखें? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि क्यूरियोसिटी, वाई शुड आई लर्न दिस। जब आप उस वाई के साथ क्लियर हैं तो उस हिसाब से अपने टूल को पिक कीजिए कि किस टूल को मुझे सीखना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे एक्टिवली कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व नहीं है या फ़ोन कॉल के थ्रू लीड जनरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको AI जनरेटेड वॉइस टूल्स या वॉइस कॉलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। सो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी। पिक एंड चूज़ एंड स्टिक टू इट। बी क्यूरियस, genuinely curious. That's one thing. Second thing I will like to say is, don't compete with AI, but use AI to compete. ये बहुत बड़ी बात है। Don't compete with AI, but use AI to compete. वाओ। आपको कहाँ लगता है कि नेक्स्ट 30 years में क्या चेंज होने वाला है इन द फील्ड ऑफ जॉब एंड AI? सार्थक, मैं एक न्यूज़लेटर पढ़ रही थी किसी एक इंटरनेशनल क्रिएटर का।
मैं पहले उस न्यूज़लेटर का आपको बताती हूँ कॉन्टेक्स्ट, फिर मैं उसके बाद अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ. सो उस न्यूज़लेटर में एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था कि आप तो 30 इयर्स की बात कर रहे हो, वो 2030 की बात कर रहा था कि 2030 में दुनिया कैसी हो जाएगी जब AI ऑलमोस्ट सब कुछ टेक ओवर कर जाएगा. ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द वर्ल्ड्स टास्क विल बी थ्रू ए. रोबोट्स आ जाएंगे और सारा ये ऑटोमेशन सारा आ जाएगा. हाँ, काइंड ऑफ वी आर एक्चुअली लिविंग इन दैट फ्यूचर काइंड ऑफ थिंग. तो उन्होंने कहा कि उससे क्या हो जाएगा कि कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा चीज़ों का, तो पैसा बहुत बचने लग जाएगा. और ये मैं किसी इंटरनेशनल क्रिएटर की बात कर रही हूँ. पैसा बहुत बचना शुरू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट्स विल स्टार्ट गिविंग मनी टू इट्स पीपल. तो वो बांटना शुरू कर देंगे. एक मिनिमम वेज मंथली लोगों के अकाउंट पे क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे. तो ऑल इन ऑल क्या होगा, लोग खुश रहना शुरू हो जाएंगे और जो चीज़ों पे उनका मन लगता था, जो हॉबीज़ या जो पैशंस वो परस्यू करना चाहते थे, अब वो उस पर फोकस कर सकेंगे. एक होड़ जो एक स्ट्रेस परमानेंटली रहता था कि मुझे कमाना है, वो हट जाएगा. सो उस क्रिएटर का ये कहना था. आई हैव अ कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी ओपिनियन. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इट गोज़ अगेंस्ट हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस के. सी, ह्यूमंस नीड्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. हमें अपने सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए सॉल्व करने के लिए, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो हम क्रिएट कर लेते हैं. एक बहुत ही आपको एग्जांपल देती हूँ. ये जो वोकिज्म और क्वियर मूवमेंट चला है एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ये लहर अभी उतनी तेज़ी से हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों नहीं आई अभी तक? कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. हम अभी भी सर्वाइवल मोड में हैं. हम compete करते हैं, हमें EMIs भरनी है. हम एक बच्चा एक इंटरव्यू में एक नौकरी पाने के लिए 100 बच्चों से compete कर रहा है. JEE नीट कैट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए लाखों बच्चे आज भी बैठते हैं. हमारी सड़कें नहीं बनी, ओवर पॉपुलेशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ हम डील कर रहे हैं. हमारे पास टाइम नहीं है इसमें घुसने का. जबकि अगर मैं मार्केट्स लाइक US वगैरह की बात करूं, दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स लाइक अस. उनकी कंट्री में देखा जाए तो प्रॉब्लम्स है ही नहीं है, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली. एंड द प्रॉब्लम वाज आइडेंटिटी क्राइसिस. सबसे जो कोर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी है, उसी भाई सवालिया निशान खड़े कर दिए. सो ये एक मेरा मानना है, मेरा एक ही ओपिनियन है कि AI ये चीज़ तो होने नहीं वाली कि लोग खुश रहेंगे. आई डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग, बिकॉज इफ दैट हैपन वी विल नीड न्यू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. दैट्स वन थिंग. सो आई गेस क्रिएटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा के रखेगी. क्योंकि AI स्पेशलाइज जॉब्स उठाने लग जाएगी आज के आने वाले टाइम में. छोटे छोटे जॉब्स जो वो स्पेशलाइज लोग कर सकते थे. आज से 10 साल पहले मैं सबको कहती थी बी अ स्पेशलिस्ट, बी अ स्पेशलिस्ट. मैंने बिल्कुल उल्टी बात करनी शुरू कर दी आजकल. बी अ जनरलिस्ट, बी अ जनरलिस्ट, बिकॉज स्पेशलाइज जॉब्स विल AI विल टेक ओवर नाउ. वॉट यू कैन सर्वाइव इज विद द जनरलिस्ट. और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि AI आपको बहुत कुछ बना कर दे सकता है, लेकिन AI आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं दे सकता. AI आपको ह्यूमन कनेक्शन नहीं दे सकता. AI आपको एम्पथी नहीं दे सकता. वेल दे सकता है, लेकिन दैट इज़ फेक एम्पथी. वो रियल एम्पथी नहीं है. दैट सेम AI इज एम्पथेटिक विद 10 अदर पीपल. सो यू आर नॉट स्पेशल. ऑलवेज रिमेंबर दैट. Right? AI will not give you problem solving skills. AI cannot teach you decision making skills. So अगर आप ये skills पे focus करके, that is what will make you survive beyond 2030. That means अगर आप NI और AI को यूज़ करोगे तो you are the next bomb. नेचुरल इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आप Hands down. फिर आप पूरे उस क्या बोलते हैं उसको, एक बजूका बन सकते हो आप. 100%. आपके हिसाब से सक्सेसफुल होना एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है? ब्यूटिफुल क्वेश्चन. सक्सेस की परिभाषा ना बहुत टेढ़ी है.
अगर मैं जैसे ही पूछूं किसी को कि आपके लिए सक्सेस क्या है, तो मुझे 3-4 नॉर्मल सवाल के आंसर्स मिलते हैं। पैसा, कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मटेरियलिज्म, घर और रिलेशनशिप्स, मेरी पावर कितनी है, मेरा इन्फ्लुएंस कितना है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। आई डोंट से दे आर रॉन्ग। ह्यूमन सक्सेस का मेट्रिक हमने यही बनाया है, और दे आर हार्ड लेसन्स लर्नड फ्रॉम आवर हिस्ट्री। लॉन्ग हिस्ट्री के सक्सेस को हम ऐसे ही देखते हैं, बट रियल सक्सेस आई थिंक कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट। अगर वो पैसा जो आपने कमाया है, वो आपने कमाया है अलाइन होकर, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते थे, जो आपके नेचुरल स्किल्स हैं, दैट इज़ व्हाट द रियल सक्सेस मीन्स टू यू। आपका इन्फ्लुएंस, व्हेन इट इज़ अ राइट इन्फ्लुएंस, व्हेन यू आर रियली दैट पॉजिटिव पर्सन इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज़ व्हाट द रियल इन्फ्लुएंस इज़। मुझे लगता है उसको सक्सेस बोल सकते हैं, राइट? सो मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस ये सारे पैरामीटर्स हैं, पर इन सारे पैरामीटर्स में प्लस अलाइनमेंट मैं करती जाऊंगी, मेरे लिए वो सक्सेस है। नाइस, बढ़िया। जाने से पहले कोई एक ब्रूटल ट्रुथ जो आप बोलना चाहोगे, जिसको सुन के लोगों को लगे कि भाई ये हम नहीं मान सकते, बट ये फैक्ट है। So the brutal truth about the corporate game is you are just a P&L item for your company. आप सिर्फ एक लाइन आइटम हैं। तो अगर आपके साथ वो सब नहीं हो रहा जो आइडियली होना चाहिए, आप उसे दिल से ना लगाएं। It doesn't mean you're less capable. It doesn't mean you're less credible. It has nothing to do with what you have experienced so far. It only means that the company doesn't value you, and you are now being seen as a P&L item, which now needs to be written off. वाओ, काफी ज़्यादा ब्रूटल डीप चले गए आप तो। अच्छा। So I hope इस डिस्कशन से हमारे सुनने वालों को हेल्प मिले, insights मिले, which they can implement in their lives. And through that discussion, if one person also gets impacted, it was worth all the effort. Thank you, Sarthak. मैं एक चीज़ में एंड करना चाहूँगा यहाँ से पहले, कि हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात करी है। मैंने लाइफ में एक चीज़ अभी तक जो मैं और लोगों को भी बोलता हूँ, समझाता हूँ, जब कोई पूछता है तभी, कि यार हम लोग ना इंसान ऐसे हैं कि हम जिसके पीछे भागते हैं वो हमसे भागता है, और हम जिससे भागते हैं हमारे पीछे भागता है। तो ये सारा खेल आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस का है, कि आपको रियलाइज़ करना होगा कहीं ना कभी ना, इंट्रोस्पेक्ट करो बैठ कर, कि एग्जैक्टली आपके सराउंडिंग्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके अपने आप को एक पावर हाउस बना सकते हो। तो ये स्किल नहीं बोलूँगा मैं, एक नेचुरल, एक बड़ा ठेठ सा स्टेटमेंट है, और बहुत फैक्चुअली है ये। आप कुछ भी कर लो, जिससे भागोगे वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। और ये आप फॉर एग्जांपल बच्चों का मैथ्स ले लो, मैथ्स नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना, क्या करता भाई, आपको इतना तंग हो जाता है, वो छोड़ता ही नहीं जब तक आप उसको बैठ के समझो, भाई हाँ ये मुझसे पेपर पेन पेंसिल मांग रहा है, सॉल्व करना है, सॉल्व करो, निकल जाओ। जब तक हम नहीं करते, नहीं बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम उसी लूप में फंसते रहेंगे। तो ये चीज़ मेरा क्लोजिंग नोट है। आई होप जो लोग देखें उसको ये समझें कि हम भागो तो रेस में भागो, दिमाग में नहीं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी।